स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, काला धन किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक खराब चीज होती है और भारत में काला धन एक राजनीतिक मुद्दा भी है, एक सामाजिक मुद्दा भी है और एक आर्थिक मुद्दा भी है। और काले धन का परिचायक यानी काले धन को सिनोनिमस हम किससे मानते हैं? अगर भारत के संदर्भ में बात करें, स्विस बैंक अकाउंट्स को। क्या होता है? सारे अमीर लोग अपना काला धन स्विस बैंक अकाउंट में छुपा कर बैठे हैं, जितने पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग। तो स्विट्जरलैंड ने ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसीजर के अंतर्गत चौथे सेट ऑफ इंफॉर्मेशन भारत की टैक्स अथॉरिटीज को उपलब्ध कराई हैं कि किन किन लोगों का वहां अकाउंट है। अब भारत उस इंफॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल करके काले पैसे को भारत में ला सकता है, इसको देखना है। और कैसे भारत ये करेगा वो भी हम समझेंगे आज के लेक्चर में, क्योंकि आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि काला धन क्या होता है, काला धन कैसे बनता है, किस किस सेक्टर्स में काला धन होता है, स्विस बैंक अकाउंट में अनुमानित कितना पैसा है भारतीयों का, और स्विस बैंक अकाउंट आखिरकार क्यों होता है और इतना फेमस क्यों है, और इस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज के बारे में भी आज हम समझेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और आज हम ब्लैक मनी, स्विस बैंक अकाउंट और ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में समझेंगे। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं, इंडिया गेट्स फोर्थ सेट ऑफ स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स, सिग्निफिकेंस, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। ये समझना हमारे लिए जरूरी है। काला धन है, विदेश में जाकर बैठे हैं। तो ये सेशन चालू करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, तीनों जगह आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। कुंवर सर इकोनॉमी ग्रुप को फॉलो कर लीजिए। यहां आपको सेशन की PDF, कोई सवाल है तो तीनों जगह आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल यहां क्या उठता है? सबसे पहला सवाल यहां जो उठता है, ब्लैक मनी, काला धन आखिर होता क्या है? देखिए, अर्थशास्त्र में काले धन की कोई भी परिभाषा नहीं होती है, कोई डिफाइंड शब्द नहीं है इकोनॉमिक्स में कि व्हाट इज ब्लैक मनी। लेकिन आम भाषा में काले धन को क्या बोला जाता है? गलत तरीके से अर्जित पैसा। गलत तरीके से अगर पैसा अर्जित किया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? काला धन बोलेंगे। ठीक है? क्या है? गलत तरीके से अर्जित पैसे को काला धन बोला जाता है। नो डेफिनेशन। In layman's language, it is the money that has been acquired through illegitimate means, गलत तरीके से, और money which is unaccounted, that is आपने टैक्स की सरकार को बताया नहीं, आपकी इनकम हुई, आपने टैक्स नहीं दिया, तो टैक्स का घपला करके भी जो पैसा आप रखते हो वो होता है ब्लैक मनी। गलत तरीके से और टैक्स अवॉइड करके या टैक्स इवेड करके जो आप पैसा रखते हो वो ब्लैक मनी होता है। अब ब्लैक मनी कमाया कैसे जाता है? दो तरीके हैं, जैसे बताया मैंने आपको। एक तो क्या है? इलिजिटिमेट एक्टिविटीज, यानी आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो, करप्शन कर रहे हो, किडनैपिंग से पैसा, स्मगलिंग से पैसा, पोचिंग से पैसा, ड्रग्स का पैसा, इलीगल माइनिंग, चीटिंग, स्कैम्स, ये कर आप पैसा कमा रहे हो गलत तरीके से। या आप करप्ट हो, आपने करप्शन किया, पब्लिक के लिए जो पैसा है वो आप अपने अकाउंट्स में रख ले रहे हो, कैश में रख ले रहे हो, तो उससे आप ब्लैक मनी जनरेट होता है। दूसरा क्या है? थ्रू लीगल एक्टिविटी। तो इलीगल है, क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, लेकिन कानूनी ढंग से भी तो आप काला पैसा अर्जित कर सकते हो। ठीक है? ब्लैक मनी, लीगल इनकम नॉट रिपोर्टेड टू अथॉरिटीज टू इवेट टैक्स, यानी आपने कुछ कमाई की, मान लो मेरा घर है, मेरे को वहां से किराया मिलता है, मैंने वो बताया नहीं इनकम टैक्स को, वो पैसा अपनी जेब में रख लिया, वो क्या है? टैक्स इवेजन है, तो वो भी काला धन हुआ। तो ये तरीके से काला धन अर्जित होता है। और एक चीज काले धन की बात करिए, काला धन में दो चीजें होती हैं, वो उसको बहुत अहम तरीके से समझिए। एक होता है ब्लैक मनी स्टॉक, यानी स्टॉक का क्या मतलब है? भाई गद्दा फाड़ा तो उससे पैसा निकला, दीवार तोड़ी तो उससे पैसा, अजय देवगन की पिक्चर नहीं थी, रेड पड़ी थी, दीवार तोड़ रहे हैं, खंबा तोड़ रहे हैं, उससे पैसा गिर रहा है, तो वो क्या है? एक जगह रखा हुआ काला धन, वो होता है स्टॉक ऑफ ब्लैक मनी। ये समस्या है, लेकिन इससे बड़ी समस्या क्या है?
फ्लो ऑफ ब्लैक मनी, यानी काले पैसे का जो अर्थव्यवस्था में बहाव होता है। जैसे सिंपल तरीका बताता हूं आपको, मैं स्टडी आईक्यू में नौकरी करता हूं, मुझे मिली सैलरी, सैलरी कहां आई, मेरे अकाउंट में आई, वो मेरा रिपोर्टेड सैलरी, उस पर मुझे इनकम टैक्स देना है, समझ गया। तो ये तो वाइट हो गया। अब मैंने सैलरी से निकाल लिया अपने एटीएम से जाकर कैश। अब मैं बाजार गया, और मैंने बाजार में कोई चीज खरीदी किसी दुकान से, मान लो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी बीवी के लिए मैंने खरीदा, ड्रेस खरीदी, साड़ी खरीदी, कुछ खरीदी, और उनको पेमेंट किस में करा, मैंने कैश में किया। बिल नहीं काटा उनने, तो वो क्या हो गया, मेरा व्हाइट मनी उनका ब्लैक मनी हो गया। तो अब उनने ये सेल करी जिसका पैसा उनने बिल नहीं काटा, तो वो ब्लैक मनी हो गया, रिपोर्टेड नहीं है, उस पर टैक्स नहीं दे रहे हैं वो। अब मानो इसी कैश को जो उनको सेल में मिला, वो गए किसी रेस्टोरेंट में, मान लो मौर्य शेरेटन में खाना खाने गया वो साड़ी वाला, ड्रेस वाला, उसने ये कैश का पेमेंट किया आईटीसी मौर्या में, ठीक है। तो उसका बिल जनरेट हुआ, तो ये कैश वापस से क्या हो गया, वाइट हो गया। तो ये क्या है, ये है फ्लो ऑफ ब्लैक मनी। एक होता है स्टॉक, जो अजय देवगन की पिक्चर में देखा होगा आपने, एक होता है फ्लो, ये होता है फ्लो। तो ये सबसे ज्यादा बड़ी समस्या है, इससे ब्लैक मनी को इकोनॉमी के वाइट ट्रांजैक्शंस में इस्तेमाल करा जाता है। तो ये ज्यादा बड़ी समस्या है। मेरी आशा ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कौन कौन से सेक्टर से ब्लैक मनी जनरेट होता है ये भी समझना जरूरी है। तो ब्लैक मनी रियल स्टेट सेक्टर में, कि भैया जमीन खरीद रहा हूं मैं 1 करोड़ की, लेकिन रजिस्ट्री करा रहा हूं मैं 20 लाख रुपए की, और 80 लाख रुपए कैश में चल रहा है, तो क्या हुआ, 80 लाख रुपए क्या हुआ, ब्लैक मनी हुआ। प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग्स में, कि भाई मैं दिखा दूंगा कि मेरे पास एक्चुअली में 100 बच्चा है, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं 500 बच्चा है, किसी का ब्लैक मनी रख लिया, उसको वाइट कर दिया, वो भी है। जूलर्स ये करते हैं भाई, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था बहुत सारे जूलर्स को नोटिस गया कि उनने डिमोनेटाइजेशन के 2 दिन पहले 2-2 करोड़ रुपए का सोना बेचा, 5-5 करोड़ रुपए का सोना बेचा, ऐसे कैसे, तो क्या है, काले पैसे को वाइट करने की कोशिश। बार और रेस्टोरेंट वाले भी यही करते हैं, अपना बिल ज्यादा बढ़ा दिया। मेडिकल इंस्टीट्यूशंस भी यही करते हैं, फिर फार्मासिस्ट भी यही करते हैं, दवाई खरीद ली। सीमेंट के डीलर्स भी यही करते हैं, वाइट गुड्स वाले भी यही करते हैं कि ज्यादा मोबाइल खरीद लिए, ठीक है। उसके अलावा हवाला से क्या होता है, हवाला क्या होता है, जब आप अंतरराष्ट्रीय स्तर से, अमेरिका में मेरा मान लो भाई है यूएस में, वो मुझे पैसा भेजना चाहता है इंडिया में, तो उसको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी, ट्रांसफर कॉस्ट देनी पड़ेगी जो ज्यादा होती है। हवाला वाला क्या बोलता है, तुम मुझे यहां पैसा दे दो, मैं तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा कम कमीशन पे, तो वो हवाला होता है। ऐसी बुकीज होते हैं, ऐसी डब्बा ट्रेडर्स होते हैं, स्क्रैप डीलर्स, इस सब क्या करते हैं, ब्लैक मनी इन सेक्टर्स से जनरेट होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ब्लैक मनी का भारत में एस्टिमेट कितना है, कि कितना काला पैसा भारत में है। तो एक 1961 की कमिटी है, वांचू कमिटी, उसका कहना था कि भारत की तब की जीडीपी का 4.5% काला पैसा है भारत में, पैरेलल इकोनॉमी, ब्लैक मनी। ओपी चोपड़ा नोटेड इकोनॉमिस्ट ने बोला 8.7% 1977 में। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी एनआईपीएफपी ने कितना बोला, ये दिल्ली में है, 1984 में बोला 19% टू 21% ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जो जीडीपी है। वर्ल्ड बैंक ने 2007 में बोला कितना भाई, 21% ऑफ जीडीपी, यानी 9,019 बिलियन डॉलर। और फिर ऑफशोर ब्लैक मनी, यानी विदेशों में रखा हुआ ब्लैक मनी कितना है, ये पता कैसे करिए, तो भारत के अंदर है, विदेशों में कितना है, स्विस बैंक अकाउंट में कितना धरा हुआ है ये। तो आईएमएफ का कहना था कि 331% ऑफ जीडीपी। स्विस नेशनल बैंक ओनली स्विस अकाउंट 2012 में डेटा आया 0.1% ऑफ जीडीपी। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी रिपोर्ट के हिसाब से कितना है, एस्टिमेट ऑफ फ्लाइट ऑफ कैपिटल, यानी भारत देश से पैसा जो बाहर जा रहा है,
17.9% ऑफ जीडीपी, 18% लगभग। और इलिसिट एसेट्स यानी बाहर विदेश में गलत तरीके से खरीदे गए परिसंपत्ति कितनी है भारतीयों की? 37.6% ऑफ जीडीपी। ये सारा डेटा है। इतना ज्यादा काला पैसा है जो विदेश में है। और देखिए एक पॉलिटिकल इशू भी है। हर आदमी क्या प्रॉमिस करता है, हम काला धन वापस लेकर आएंगे, लेकिन आज तक ला कोई नहीं पा रहा है। कोशिश हर सरकार करती है, ये सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है। इस सरकार का पहला कदम 2014 में सरकार में आने के बाद क्या था? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक निर्देश दिया था कि आप एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाइए, जब यूपीए सरकार थी, लेकिन यूपीए सरकार ने वो नहीं बनाई थी। और इस सरकार ने सबसे पहले आकर जो पहला निर्णय लिया था वो था कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाने का, पहला निर्णय था मोदी सरकार का ब्लैक मनी पे। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर मनी पार्क्ड इन स्विस बैंक अकाउंट्स बाय इंडियन एंटिटीज 2006 से देखें तो लगातार 2006 से देखो तो पहले तो 6.46 फ्रैंक था, मतलब ये है, इतना ज्यादा था। फिर ये लगातार गिरता जा रहा था और अब 2019 के बाद से ये देखा जा रहा है कि फिर से लगातार बढ़ रहा है। यानी अब स्विस बैंक अकाउंट में लोग जो पैसा जमा कर रहे हैं ये और बढ़ रहा है 19 के बाद से। तो सरकार को ये भी देखने वाली चीज है। तो ये तो हो गया काले धन का सारा मुद्दा। अब सारा मुद्दा कहां आता है भाई? काला पैसा स्विस बैंक अकाउंट में, वहां से पैसा वापस लेकर आओ। पिक्चरों में, टीवी में, सब जगह बोलते हैं स्विस बैंक अकाउंट, स्विस बैंक अकाउंट, स्विस बैंक अकाउंट। तो आखिरकार यार ये स्विस बैंक अकाउंट क्या चीज होती है और क्यों, कैसे ये काम करते हैं, क्यों इतने फेमस हैं ये? तो सबसे पहली बात समझिए, सबसे ज्यादा फेमस है प्रिवेसी के लिए और सीक्रेसी के लिए। पहली बात समझिए, स्विस बैंक अकाउंट एंड दे आर फेमस। ये फेमस है और अभी से फेमस नहीं है, ये 18th सेंचुरी यानी 1700 के जमाने से फेमस है। मतलब 100, 200, 300 साल से फेमस है। और किसके लिए सबसे ज्यादा फेमस है? सीक्रेसी। ये बताते नहीं है कि किसका अकाउंट है हमारे पास। किसी भी कंट्री के अंडर प्रेशर नहीं आते हैं और इस वजह से आज के समय बहुत सारे देश, बड़े बड़े देश, यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, इंडिया, सब लोग फोर्स कर रहे हैं स्विस बैंक को, और फोर्स किया स्विस बैंक को कि भाई ये सीक्रेसी छोड़ो, बताओ, क्योंकि हमारे यहां से टैक्स का घपला करके लोग जाकर आपके अकाउंट में रख रहे हैं, ये गलत बात है, आपको बताना पड़ेगा। तो सीक्रेसी इसका सबसे बड़ा टूल है जिसकी वजह से स्विस बैंक वाले ग्राहकों को अट्रैक्ट करते हैं, सुपर रिच लोगों को, और जो लोग टैक्स इवेजन करके पैसा रखते हैं वहां। अब सबसे बड़ा क्या है? सेंचुरीज ऑफ सीक्रेट। भाई वहां कानूनी था कि आप अगर अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन बताएंगे किसी को भी तो आपको 5 साल तक की जेल हो जाएगी। ये स्विट्जरलैंड का कानून है। तो क्या है भाई, समझो, सिंस at least the beginning of 18th century, Geneva has become most favored nation of French रॉयल्टी। फ्रांस के जो राजा महाराजा थे या जो यूरोप के अमीर लोग थे, वो लोग क्या जाते थे, अपने पैसे को छुपाना चाहते थे, तो वो 1713 से स्विस गवर्नमेंट में स्विस अकाउंट्स खोलते थे। और स्विस सरकार ने एक कानून पारित किया जिसकी वजह से उन्होंने अपने बैंकर्स को बोला कि आप किसी को भी अपने कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन लीक नहीं करेंगे। और ये जो सीक्रेसी है, ये जो प्रिवेसी वो देते हैं, ये पावरफुल कल्चर ऑफ साइलेंस जो है वहां सीक्रेसी का, इसकी वजह से ही स्विस बैंक्स इतने फेमस हैं। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है स्विस बैंकिंग इंडस्ट्री का। वो बताते ही नहीं है, हम नहीं बताएंगे क्या कर लोगे, उनका बेसिकली ये कहना है। और उसके बाद क्या है? उसके बाद 1934 में स्विस सरकार ने एक कानून पारित किया, फेडरल एक्ट ऑफ बैंक्स एंड सेविंग बैंक्स, जिसको बोला जाता है आम भाषा में बैंकिंग लॉ ऑफ 1934, जिसके अंदर एक आर्टिकल है, अनुच्छेद है 47, जिसमें यह दिया गया है अगर कोई भी बैंक स्विट्जरलैंड का या कर्मचारी कोई भी इंफॉर्मेशन स्विस बैंक की लीक करता है तो उसको कानूनी जुर्म माना जाएगा। अगर उसके पास सरकार का, आपको अगर
इंफॉर्मेशन देनी है तो सरकार को पहले आपको परमिशन लेनी है, फिर क्लाइंट से आपको परमिशन लेनी है, या अगर कोई सरकार जैसे भारत अगर स्विस बैंक अकाउंट चाहता है तो पहले तो उस बताना पड़ेगा स्विस बैंक को कि इसके खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट है तो आप अकाउंट दीजिए, या तो क्रिमिनल कंप्लेंट बताओ या क्लाइंट की कंसेंट लाओ, तभी वो डिटेल बताएंगे, उसके पहले नहीं बताएंगे। और अगर किसी बैंकर ने ये वायलेट किया तो उसको 5 साल की जेल हो जाएगी। तो ये बहुत ही स्ट्रिंजेंटली अप्लाई किया जाता है स्विट्जरलैंड में, इसीलिए स्विस बैंक अकाउंट इतने फेमस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एज वेल्थ इजिली, आज के समय तो आप पैसा ले जाना बहुत आसान है, इधर से उधर करना पैसा बहुत आसान है, टेक्नोलॉजी है, ये है वो है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अकाउंट। तो जो सेफ्टी, जो सीक्रेसी स्विस बैंक्स देते हैं उसकी वजह से ही वो इतने फेमस है, क्योंकि वहां स्टेबल, स्विट्जरलैंड तो 2 विश्व युद्ध हो गए उसमें भी न्यूट्रल था, वो ना इधर के साइड था ना इधर के साइड था, तो कमा रहा था दोनों तरफ से, तो वो पॉलिटिकली न्यूट्रल है, पीसफुल है। ठीक है, वहां सीक्रेसी है, डिस्क्रिशन है, और यही सारी चीजें जो अमीर लोग हैं, जो लोग पैसा घपले से कमाते हैं, ब्लैक वाले हैं, वो सब यहां इसलिए जाते हैं क्योंकि ये सब चीजें मिलते हैं। और क्या है भाई, कई बार क्या है पिक्चरों में दिखाया गया, एक जेम्स बॉन्ड की पिक्चर वर्ल्ड इज नॉट इनफ 1999 में आई थी, जिसमें पियर्स ब्रॉसनन जेम्स बॉन्ड बने, तो उनने क्या कहा था, उनने कहा था इफ यू कांट ट्रस्ट स्विस बैंकर व्हाट द वर्ल्ड हैज कम टू। अगर आप एक स्विस बैंकर पे भी भरोसा नहीं कर सकते, जिसका जो इमेज है वो सीक्रेसी की है, तो आप किस पे भरोसा करोगे। तो ये इमेज है इनकी कि पिक्चरों में इनका डिपिक्शन ऐसे है, तो ये चीज है। अब ये लोग बहुत ही सेफ और आसान बैंकिंग सुविधाएं देते हैं। मतलब क्या है इसका, सेफ और आसान बैंकिंग, सबसे पहली बात है यहां स्विस बैंक अकाउंट आर अट्रैक्टिव टू डिपॉजिटर बिकॉज दे कंबाइन लो लेवल ऑफ रिस्क, यानी रिस्क बहुत कम है, और सीक्रेसी और प्रिवेसी तो बहुत ज्यादा देते ही देते हैं। और जो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी है बहुत ही स्टेबल है, यानी स्थिर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो बैंक हैं वो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल ढंग से काम करते हैं और वो इंफॉर्मेशन लीक नहीं करते हैं, तो एक तो रिस्क कम, दूसरा प्रिवेसी, तो जिसको अपना काला धन वहां रखना है क्यों नहीं रखेगा। ठीक है, अब आगे यहां कौन कैसे बैंक अकाउंट खोल सकते हो, बड़ी आसानी से यहां बैंक अकाउंट खोल सकता है कोई भी अडल्ट आदमी, 18 साल से ऊपर का आदमी वहां जाकर अपना स्विस बैंक अकाउंट खोल सकता है। कुछ नहीं चाहिए आपको, बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होता है जैसे पासपोर्ट, वो आपके पास है, आप अकाउंट खोल लो। मिनिमम बैलेंस जैसे भारत में रखते हैं हम लोग 2000, 5000, 10,000, 25,000 जो भी है, तो हर बैंक का अलग मिनिमम बैलेंस है, वो रखो और आराम से जाकर अकाउंट खोल लो। तो कोई लोचा ही नहीं, भारत में ज्यादा बैंक अकाउंट खोलने में लोचा है, वहां नहीं है। अब इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं इनके, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स ही स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी और बैंक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्विस इकोनॉमी में लगभग 1/10 जो जीडीपी है स्विट्जरलैंड की वो बैंकिंग सेक्टर से आती है, और 1/10 जो रोजगार हैं वो भी बैंकिंग क्षेत्र से स्विट्जरलैंड में आते हैं। तो गार्डियन पेपर एक है, उसकी रिपोर्ट है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ 7.9 ट्रिलियन स्विस फ्रांक एसेट्स अंडर मैनेजमेंट बाय स्विट्जरलैंड बिलोंग टू फॉरेन क्लाइंट, यानी विदेशी लोगों के वो चीजें हैं, विदेशी लोगों की हैं। इतना एसेट उनके पास है बैंकों में, उसका आधा विदेशी लोगों का है। और बैंकिंग क्षेत्र 10th ऑफ स्विट्जरलैंड के जीडीपी और जॉब्स में कंट्रीब्यूट करता है। और स्विट्जरलैंड में 240 से ज्यादा बैंक हैं, लेकिन 50% जो बैंकिंग बिजनेस है वो क्रेडिट स्विस, जो अभी आपने सेशन देखा होगा, वो क्राइसिस में है, और यूबीएस के अंदर है। ये 2 बैंक के अंदर 50% बिजनेस स्विट्जरलैंड में, बहुत आसान है वहां। अब आगे की जो इंफॉर्मेशन आई है इसका क्या करेंगी भारत, और ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली भारत को, ये समझने से पहले आपको मैं बता दूं कि आप यूपीएससी फाउंडेशन बैच 7 जो हमारा इस साल का आखिरी फाउंडेशन बैच है उसमें एनरोल कर सकते हैं। इस बैच में आपको सिस्टमैटिक ढंग से 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। जैसे एक बच्चे को ABCD पढ़ाई जाती है बचपन में, वैसे आपको यूपीएससी का ABCD से पढ़ाया जाएगा यहाँ।
यहाँ दोनों प्रीलिम्स मेंस पे फोकस रहेगा और इस कोर्स में बहुत सारी खास बातें हैं। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, मेंस आंसर राइटिंग, वीकली रिवीजन क्विज, नोट्स जो आपको हिंदी इंग्लिश भाषा में हैंड रिटन मिलेंगे टू द पॉइंट, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स पढ़ाया जाएगा, साथ ही साथ आपको एक फ्रेंड फिलोसोफर गाइड मेंटर्स के तौर पे दिए जाएंगे, साथ ही साथ ज्ञानवाणी सेशन जैसे कई चीजें आपको इसके अंदर मिलेंगी। तो आपकी प्रिपरेशन को एक होलसम तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। इस कोर्स की कीमत 24,499 है। आप अगर ये कोड लगाएंगे तो आपको ये 18,999 यानी 19,000 में मिल जाएगा। ये एक इवनिंग बैच है, याद रखिए, 18 अक्टूबर से चालू हो रहा है। शाम को 6 बजे से इसकी क्लासेस होंगी। तो जो भी लोग कॉलेज जाते हैं, काम करते हैं, शाम का समय है, वो सब इसमें एनरोल कर सकते हैं। इसको जरूर एनरोल करिए अगर आप यूपीएससी के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो प्रिपेयर करने के बारे में सोचिए, बिकॉज यूपीएससी को प्रिपेयर करना कोई हवा चीज नहीं है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन, मोटिवेशन और ड्राइव है कि आप कर सकते हो, मेहनत करने को तैयार हो, तो बिल्कुल आप आईएएस बन सकते हो। प्लीज, नहीं कर रहे हैं तो सोचिए, कर रहे हैं तो उसको सिस्टमैटिक ढंग से करने का भी सोचिए। अब आ जाते हैं भाई, जो ये इंफॉर्मेशन मिली है भारत को, इसका भारत क्या करेगा। क्वेश्चन ऑफ ब्लैक मनी इन स्विस बैंक्स, ये है सवाल। काले धन जो स्विस बैंक में, उसका क्या। तो सबसे पहली बात ये समझिए कि ब्लैक मनी जो स्टैश्ड अवे बाय इंडियंस इन स्विस बैंक्स इज पॉलिटिकल इशू, एक राजनीतिक इशू है। हर पार्टी, हर नेता ये बोलता है हम लेकर आएंगे, ठीक है। बट स्विस अथॉरिटीज हैव मेंटेन दैट दे कोऑपरेट विद इंडियन गवर्नमेंट टू फाइट टैक्स इवेजन एंड फ्रॉड। स्विस गवर्नमेंट का क्या कहना है, वो तो सीक्रेट है, तो वो कहते हैं भैया अगर किसी ने टैक्स फ्रॉड किया है, केस करो, इन्फॉर्मेशन मांगो, हम देंगे, लेकिन वो केस थोड़ा प्रूव कर दो तभी हम देंगे, ऐसे तो हम नहीं देंगे। तो इससे बहुत समस्या हो रही थी, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट्स ने उनके ऊपर प्रेशर बनाया, ठीक। अब भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में एक ऑटोमेटिक, अब भारत और स्विट्जरलैंड के बीच में एक ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अग्रीमेंट है 2018 से। उसके अंतर्गत स्विट्जरलैंड की अथॉरिटीज भारत को भारतीय लोगों के अकाउंट जिनके हैं स्विट्जरलैंड में, उनकी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराएगी। लेकिन उस इंफॉर्मेशन का उपयोग भारत सिर्फ टैक्स इवेजन केसेस में ही कर सकता है और किसी चीज में नहीं कर सकता है। वो इंफॉर्मेशन किसको दी जाती है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी। वो टैक्स के केसेस ही उसमें आप उस इंफॉर्मेशन का यूज करके आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहली इंफॉर्मेशन 2019 में आई थी, ये चौथा लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो भारत सरकार को दी जा रही है, ठीक है। स्विट्जरलैंड हैज रिसीव, इंडिया हैज रिसीव्ड 4 सेट ऑफ स्विस बैंक अकाउंट डिटेल्स, चौथा सेट है, of its nationals and organizations as a part of automatic exchange of information, AIOE, AEI ये है, AEOI, ठीक है, फिर लिख देता हूं AEOI, automatic exchange of information, under which Swiss state particulars nearly 34 lakh financial accounts with 110 कंट्री, यानी 110 कंट्रीज के साथ ये ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंतर्गत 34 लाख फाइनेंशियल अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन दी गई, जिसमें भारत को भी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मकसद क्या है, इससे हमें क्या हासिल होगा, ये समझना जरूरी है। तो क्या है सिग्निफिकेंस, ये चौथा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंडिया ने रिसीव करी है स्विट्जरलैंड से, दो कंट्रीज के बीच में जो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट है उसके अंतर्गत। ये एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, जनवरी 2018 में साइन हुआ था, जनवरी 2018 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, जनवरी 2018 में, ठीक है। और पहली इंफॉर्मेशन भारत को कब मिली थी, 2019 में। अब आगे जाते हैं, इन एन एफर्ट टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड रिस्ट्रिक्ट मनी लॉन्ड्रिंग, यानी ये जो फोर्स किया है स्विट्जरलैंड को, ये बहुत सारी वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स ने फोर्स किया, G20 ने फोर्स किया है कि आप इंफॉर्मेशन दीजिए ताकि ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता और मनी लॉन्ड्रिंग, पैसे का हेरफेर रोका जा सके। उसके लिए जो स्विस बैंक का फेडरल ऑफिस है
उसने डिटेल्स दी हैं अकाउंट्स की मैसिव तरीके से, 34 लाख अकाउंट्स की 101 देशों को 2022 के एक्सचेंज में, ठीक है, जिसके अंदर 3.4 मिलियन यानी 34 लाख अकाउंट की इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर हम आगे बढ़े और जाने, अब देखिए, सम कंट्रीज विच हैव बीन एडेड टू स्विस AEOI लिस्ट, इस साल जो पहली बार जिनको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, भारत तो 2019 से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जिनको पहली बार इंफॉर्मेशन दी जा रही है, वो है टर्की, पेरू और नाइजीरिया, ये पहली बार दी जा रही है। अब स्विस फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस हैज इन्फॉर्म्ड दैट 74 ऑफ दीज 101 कंट्रीज द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज वाज रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है? 110 कंट्री के साथ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। और रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होती है? तुम मेरे को दो इंफॉर्मेशन, मैं तुमको दो इंफॉर्मेशन। तो 101 में से 74 देश ऐसे हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, जो एक दूसरे को साथ में इंफॉर्मेशन है, तुम मेरे अकाउंट वाले के बारे में बता, मैं तेरे अकाउंट वाले के बारे में बताऊंगा, ये है रेसिप्रोकल। अब इसमें कुछ रूल है, ये जो वॉल्यूम है नेचर का, डेटा का, इसमें कुछ रूल है। रूल क्या है भाई? इन 2019 प्रायर इंडिया रिसीविंग, 2019 में पहली बार इंफॉर्मेशन मिली ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में, India would be among 73 countries that would receive the data, and in their case, India's case, several dispatches would be required given the indication large volume of accounts। यानी क्या है भैया? 73 कंट्रीज हैं ऐसे जिनके नागरिकों के बहुत सारे अकाउंट हैं स्विट्जरलैंड में, तो एक बार में इंफॉर्मेशन नहीं दी जा सकती, तो कई बार में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और इंडिया वैसा ही एक देश है, क्योंकि इतने ज्यादा अकाउंट होल्डर्स हैं वहां कि एक बार में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता स्विट्जरलैंड, तो रह रह कर दे रहा है कि भैया ये भी ले लो, अभी और नए ले लो, और नए ले लो, ऐसे, ठीक है। अब ये अकाउंट को यूज करने का एक मेथड है, ठीक है, जो फेडरल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्म द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, किस तरीके की इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यानी किसके नाम पे अकाउंट है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कंट्री क्या है, उसका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है, यानी हमारे यहाँ पैन नंबर होता है, उसके बाद इंफॉर्मेशन कंसर्निंग रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, किसको रिपोर्ट किया है, अकाउंट में बैलेंस कितना है, कितना पैसा है उसके पास, ये सारी चीजें दी जाएंगी डेटा में, भारत को दी गई हैं। अब सवाल ये उठता है गाइडलाइंस क्या है, कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो उस डेटा का। आपको मैंने बताया कि सिर्फ टैक्स पर्पसेस से कर सकते हो। तो ये जो गाइडलाइंस है ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन की, ये किसने बनाई है? पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है डेवलप्ड कंट्रीज का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OECD, उसने गाइडलाइन बनाई है कि हर साल जब ये ऑटोमेटिक एक्सचेंज होगा, जो करंट स्विस बोनांजा है बैंकिंग का, जो दिए जा रहा है डिटेल, इज सीक्रेटली मेंट फॉर टैक्स ओनली पर्पस, यानी टैक्स इवेजन के केस का ही आप जांच पड़ताल इसके जरिए कर सकते हो। तो इंडिया में दी जाती है CBDT को। आगे अगर मैं बढ़ूं, इस इनकी गाइडलाइंस के अंदर, OECD की गाइडलाइंस के अंदर, OECD की गाइड नो डिटेल्स, उनका ये कहना है कि आपके पास जो डिटेल आई है वो किसी भी तरीके से आप पब्लिक में लीक नहीं कर सकते हो, कि आपको किस अकाउंट होल्डर का डिटेल मिला ये नहीं बता सकते हो, उसके अकाउंट में कितना पैसा है ये भी सरकारी अथॉरिटीज नहीं बता सकती हैं। अगर बताएंगी तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन का वायलेशन हो जाएगा। So in 2014, OECD developed a common reporting standard which allows every country to obtain data from financial institutions automatically. यानी automatically information exchange होगा हर साल, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर। आप डेटा, आपको जो मिला है वो डेटा पब्लिक में नहीं लीक कर सकते, यानी मीडिया में जाकर अर्नब गोस्वामी को नहीं दे सकते कि वो जाकर बोले, रवीश कुमार को नहीं दे सकते कि वो जाकर बोले। आपको दिया है, आप इन्वेस्टिगेट करिए, अगर टैक्स इवेजन का केस है तो फाइल करिए, और उसको जो भी आपको कार्रवाई करनी है करिए, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज द स्कोप, इंडिया क्या कर सकता है? जैसा मैंने बताया कि आज के समय भारत को 78 कंट्रीज हैं जो ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल एक्सचेंज करती हैं 107 देशों के अंतर्गत। अब ये तो बहुत सारा डेटा है, बहुत वॉल्यूम ऑफ डेटा है, अब इसको इन्वेस्टिगेट करना है तो क्या करें? तो
इसके लिए ड्यू टू प्राइमरीली लार्ज वॉल्यूम ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डेटा, नाउ 100 कंट्रीज से हमें डेटा मिल रहा है, स्विट्जरलैंड से तो मिल ही रहा है लेकिन 100 कंट्रीज से मिल रहा है। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने पिछले साल एक फॉरेन एसेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाई है 14 इन्वेस्टिगेशन विंग्स के साथ। जो जांच एजेंसी होती है सीबीडीटी की, उसमें 14 जगह एक FAIU यूनिट्स बनाई हैं जिनका काम होगा कि रीजन बाय रीजन जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उनको पढ़ना, उनको देखना और उसमें अगर कोई केस बनाया जा सकता है तो वो केस बनाकर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? FAIU, फॉरेन एसेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट की। वो फॉलो अप करे इस जो डेटा मिला है उस पर और इन्वेस्टिगेट करे कि किसी टैक्स पेयर का जो पैसा बाहर जमा है क्या वो भारत की एजेंसीज को पता है कि नहीं पता है, अगर नहीं पता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। तो इस इंफॉर्मेशन का ऐसे काम लिया जाएगा। तो मेरी आशा है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि भाई काला धन क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, किस सेक्टर में होता है, भारत में कितना काला धन है, स्विस बैंक अकाउंट क्या होते हैं, क्यों आसान है, क्यों फेमस है, इंफॉर्मेशन कैसे मिल रही है भारत को, उसका उपयोग कैसे किया जा सकता है। मेरी आशा ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जाने से पहले एक बार फिर से, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे आखिरी फाउंडेशन बैच है, 0 से पढ़ाया जाएगा, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। 19,000 में ये कोर्स आप एडमिशन ले सकते हैं। कुछ नहीं करना है आपको, ये कोड लगाना है खरीदते समय तो आपको ये 5,500 रुपये का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 18 अक्टूबर से क्लासेस चालू हो रही हैं 6 बजे शाम से, इसको हमेशा याद रखिए। एंड में आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप मुझे फॉलो करने के लिए ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम तीनों जगह फॉलो कर सकते हैं। इस ग्रुप को फॉलो कर लेना, यहाँ आपको सेशन की PDF मिल जाएगी। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। मेरी आशा है आप सभी का दिन, आपकी पढ़ाई अच्छे से हो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।